हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के अंतर्गत वंशागत और विभिन्नता में हेरिडिटी और वेरिएशन में हम देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। तो अभी तक के वीडियो में हमने पिछले वीडियो सेशन में खास करके देखा कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस जीवों के अंदर कंप्लीट होती है। जितने भी जीवधारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में खास करके इंक्लूड हैं और जिनका उल्लेख किया गया है, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जीवों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं या फिर जो भी क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से किस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, जो खास करके गुणसूत्रों पर निर्भर थी, वो कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है और इसका सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर बाकी किसी प्रोसेस में क्या कोई रोल होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती है इसमें ये किस तरह से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर में वेरिएशन लाने का काम करती है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। अब आप ध्यान दीजिए कि जीवधारी के शरीर के अंदर खास करके उसमें जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, वंशागत लक्षण होते हैं, वो इन्हीं डीएनए के माध्यम से होते हैं। तो जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ऑलरेडी ये डीएनए क्या करता है कि एक पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उसे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स को ये डॉटर जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं उन कैरेक्टर्स को ये डॉटर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जो भी डॉटर जनरेशन होती है, डॉटर जनरेशन जो भी होती है उनमें ट्रांसफ़र करता है किसे, ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को डॉटर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। कौन करेगा? डीएनए करेगा। और हमने आपको बताया था कि जो जीन होते हैं, ऑलरेडी जो जीन होते हैं, जीन कई सारे जीन एक किसी डीएनए पे होते हैं। तो हम जनरल तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि जीन जो होता है वो डीएनए पर उपस्थित होता है। इसका मतलब कई सारे जीन जो होंगे वो आपस में मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये डीएनए क्या बनाएगा? एक तरह से क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड बना लेगा। जब ये क्रोमेटिन थ्रेड बनाएगा तो बाद में क्या होगा, यही क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस फॉर्म में होकर सुपर कॉइलिंग करेगा। ये एक तरह से सुपर कॉइलिंग करेगा। तो ये सुपर कॉइलिंग करेगा। जब ये सुपर कॉइलिंग करता है तो कॉइलिंग होती है, फिर सुपर कॉइलिंग होती है। तो ऐसी स्थिति के बाद ही इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें ऑलरेडी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, बाकी जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह है सब कुछ इस क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। और पिछले वीडियो सेशन में हमने चर्चा किया था कि सभी जीवधारियों के अंदर गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या भी होती है और इन्हीं के माध्यम से जो हेटेरोसोम होते हैं कुछ जीवों के अंदर, कुछ में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, वो एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो म्यूटेशन की जो प्रोसेस है, म्यूटेशन क्या है, किस तरह से कॉज करता है। तो हमें इसमें खास करके हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये डीएनए है, डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, इस पर पर्टिकुलर इसमें बेस पेयर होते हैं। तो बेस पेयर में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्यूरिन बेस पेयर होता है, प्यूरिन्स होता है, और दूसरा बेस पेयर होता है पिरिमिडीन्स होता है। तो दूसरा होता है पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स दो तरह के बेस पेयर होते हैं। अब ये इसमें जो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स जो बेस पेयर होते हैं, जैसे अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये एक तरह से क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस पेयर होते हैं। अगर इन डीएनए के सीक्वेंस में, अगर डीएनए के सीक्वेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई बदलाव आ जाता है, तो यही स्थिति क्या कहलाती है, म्यूटेशन। अगर डीएनए के खास करके डीएनए का जो स्ट्रक्चर या फंक्शन होगा, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग आया, कोई परिवर्तन आया, तो उससे जो भी इफेक्ट होगा, अब वो चाहे जीनोटिपिक इफेक्ट हो या फिर फिनोटिपिक इफेक्ट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल बिहेवियर होता है, कोई भी एनिमल हो, वो प्लांट्स भी हो सकता है, तो अगर एनिमल बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग आ रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसके बिहेवियर में, इसके व्यवहार में,
वो चाहे जेनेटिकली हो, मॉर्फोलॉजिकली हो, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में हो या फिर उसके जीनोटाइप के कैरेक्टर के बेसिस पे हो, तो ऐसी स्थिति में जो चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है न्यू जनरेशन के अंदर, प्रोजेनी के अंदर, उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? एक चेंजिंग है, एक परिवर्तन है, किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। किसके अंदर होगा? प्रोजेनी। तो जो प्रोजेनी होगा, जो डॉटर जनरेशन होगी, डॉटर जनरेशन के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग दिख रहा है, कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो चेंजिंग अगर डॉटर जनरेशन में दिख रही है, तो ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति के, तो ये जो डॉटर जनरेशन होगी, डॉटर जनरेशन के अंदर अगर हमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग दिख रहा है, तो यही जो चेंजिंग होगी। अब ये चेंजिंग दो टाइप से हो सकती है। एक तो ये डिपेंड करेगी फिनोटिपिक कैरेक्टर पे कि हमें उसका जो फिनोटाइप होगा, खास करके उसका जो फिनोटाइप होगा, उसमें कोई हमें चेंजिंग दिख जाए, या फिर उसके जीनोटाइप में कोई चेंजिंग दिखे। तो उसके जीनोटाइप अदरवाइज उसके फिनोटाइप में अगर कोई चेंजिंग दिख रही है, किसके डिस्टर्बेंस से? जीन का जो सीक्वेंस है उसमें जो बेस पेयर है, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन हो, अगर इनके बेस में किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन हो गया, कोई चेंजिंग हो गई, तो इस वजह से अगर कोई भी चेंजिंग ये डीएनए के अंदर होगा, तो ये एक तरह से म्यूटेशन काज करेगा, कोई नया कैरेक्टर डेवलप करेगा। और वो जो नया कैरेक्टर होगा वो उसी के अंदर न होके, उसी एनिमल या प्लांट के अंदर न होके, उसकी डॉटर जनरेशन के अंदर दिखाई देगा। और डॉटर जनरेशन के अंदर ये कैरेक्टर भी अचानक से दिखेगा। तो ऐसी स्थिति के कारण वो कैरेक्टर क्या होगा? या तो फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज करेगा, या फिर उसके जीनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज करेगा। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि म्यूटेशन भी कई टाइप का हो सकता है। अगर इसमें एक हम बात करें तो एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होगा कि अगर जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉइंट म्यूटेशन वाली जो प्रोसेस होगी, तो जो पॉइंट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि डीएनए दो बेस पेयर से बना है। एक इसमें प्यूरिन है, एक इसमें प्यूरिन बेस पेयर है, और दूसरा क्या है? पिरिमिडीन बेस पेयर है। दूसरा इसमें पिरिमिडीन बेस पेयर है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस पेयर में अगर किसी एक में, चाहे प्यूरिन बेस पेयर में चाहे पिरिमिडीन बेस पेयर में, दोनों में से किसी एक के अंदर अगर कोई भी चेंजिंग आ रही है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरह के म्यूटेशन को, इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सिकल सेल एनीमिया वाली जो प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि खास करके क्या होता है कि जनरली अगर हम देखें, ऐसी स्थिति के कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो आरबीसी होता है, तो जो लाल रंजित कणिकाएं जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार ज़्यादातर गोल होता है, तो ये राउंड शेप में होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर जो एक जीन होता है, वो जीन जनरली क्या करता है? वो सुप्त हो जाता है, रिसेसिव जीन होता है। तो रिसेसिव जीन की वजह से ये एक तरह का यक्ष संलग्न रोग होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो जीन संलग्न रोग होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, किन कारणों से उत्पन्न होता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि इसमें दो तरह के जीन होते हैं। जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो यक्स हुआ और एक यक्स वाई हुआ। ये मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी होती है, रक्ताल्पता वाली जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि ये यक्स संलग्न रोग होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, जिसमें जो ये प्रॉब्लम होती है वो जो फीमेल होती है, फीमेल के किसी एक्स मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम पे ये समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति के कारण ही ये बीमारी होती है। अब इसमें जैसे हम क्रॉस करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये यक्स आएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसका क्रॉस हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे भी ये जो मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब इसका क्रॉस अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यक्स और यक्स सी, यहाँ पे मैं सी लिख दिया मैंने, तो ये जनरली समझने के लिए है कि ये वाली जो फीमेल चाइल्ड होगी, ये एक तरह से कैरियर का काम करेगी। इसमें भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये कैरियर का काम करेगी। लेकिन अगर हम ऐसे लास्ट वाले का देखें तो ऐसी स्थिति में यक्स वाई आ रहा है,
यहाँ पे ये कंडीशन दिखेगी। तो मेल के अंदर तो पहले से भाई एक ही एक्स है, यहाँ पे एक सिंगल एक्स है और वो भी बेचारा प्रॉब्लम में हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेल चाइल्ड होगा ये सिक्कल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो आरबीसी होगा वो कुछ इस तरह से हंसियाकार संरचना में हो जाएगा, ये गोल ना होके इस तरह से हंसियाकार संरचना में होगा। तो एक तरह से ये जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन को सही से कंडक्ट नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति के कारण जो रोगी होता है उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी वजह से हुई? म्यूटेशन के कारण। तो इसमें म्यूटेशन में क्या होता है, जनरली जो एक्स क्रोमोसोम होगा, इसका एक एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें जो डीएनए इसका होगा, डीएनए का एक बेस पेयर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग हो जाती है और उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, वो कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे आनुवंशिक रोग होते हैं जो माता पिता में है तो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, किन वजहों से ट्रांसफ़र होते हैं और कौन सी कंडीशंस में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।